इस्लाम के इतिहास में एक कहानी है जमीन के एक छोटे से टुकड़े की। लेकिन ये कोई मामूली जमीन नहीं थी। ये एक ऐसे विवाद का केंद्र बनी जिसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। हम बात कर रहे हैं फदक की। तो सवाल उठता है, ये फदक आखिर था क्या? जरा सोचिए, मदीना के ठीक बाहर खजूर के बागों से लदा हुआ एक बेहद उपजाऊ हरा भरा इलाका। पर बात सिर्फ जमीन की नहीं थी, बात इसकी कीमत की थी। स्रोत बताते हैं कि इसकी सालाना आमदनी 24,000 से 70,000 दीनार के बीच थी। आज के जमाने में अगर हिसाब लगाएं तो ये करोड़ों की संपत्ति थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ? कैसे जमीन का ये कीमती टुकड़ा एक ऐसे ऐतिहासिक विवाद की जड़ बन गया जिसकी चर्चा 1400 साल बाद भी हो रही है? चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि फदक क्या था और ये पैगंबर की निजी संपत्ति कैसे बना। फिर हम एक पिता के दिए तोहफे की कहानी जानेंगे और देखेंगे कि आखिर इस विवाद की आग लगी कैसे। इसके बाद हम फदक पर किए गए दोनों दावों को गहराई से देखेंगे और अंत में समझने की कोशिश करेंगे कि इस सदियों पुराने झगड़े की विरासत आखिर है क्या। तो शुरुआत करते हैं कहानी के पहले हिस्से से कि आखिर फदक पैगंबर की निजी संपत्ति बना कैसे और इसकी कानूनी हैसियत में ऐसा क्या खास था। इस पूरी कहानी को समझने के लिए एक बहुत ज़रूरी कानूनी फ़र्क को समझना होगा। देखिए, उस वक्त ज़मीन दो तरह से मिलती थी। एक थी वो ज़मीन जो जंग में जीती जाए, जैसे कि खैबर, उसे कहते थे माले गनीमत और उस पर पूरे मुस्लिम समुदाय का हक होता था। लेकिन फदक का मामला वो बिल्कुल अलग था। फदक को जंग से नहीं बल्कि एक शांति समझौते के तहत हासिल किया गया था और कुरान की आयत 59:6 के हिसाब से इस तरह मिली हुई संपत्ति पर सिर्फ और सिर्फ पैगंबर का निजी हक होता था। तो अब ये निजी संपत्ति किसी और की कैसे बनी? कहानी में अगला मोड़ यहीं से आता है, एक पिता का तोहफा। ये वो पल था जब कहा जाता है कि फदक का मालिकाना हक बदल गया। स्रोत बताते हैं कि ये सब तब शुरू हुआ जब कुरान की ये आयत नाजिल हुई और अपने करीबियों को उनका हक दो। कहा जाता है कि इस आयत के आने के बाद ही पैगंबर ने फदक अपनी बेटी फातिमा को दे दिया। और ये सिर्फ कोई जुबानी बात नहीं थी। फातिमा ने अपने एक एजेंट के जरिए उस जमीन पर अपना कब्जा भी ले लिया था। और सबसे जरूरी बात, ये सब कुछ पैगंबर के जिंदा रहते हुए हुआ। और बस यहीं से कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने इतिहास की धारा ही बदल दी। जैसे ही लीडरशिप बदली, जमीन के मालिकाना हक पर भी सवाल उठ गए। अब असली विवाद शुरू होने वाला था। इस टाइमलाइन को देखिए तो पता चलता है कि सब कुछ कितनी तेजी से बदला। 7 हिजरी में फदक फातिमा को मिला, फिर पैगंबर का इंतकाल हो गया और अबू बकर खलीफा बने और इसके फौरन बाद ही उन्होंने फदक को सरकारी कब्जे में ले लिया। जाहिर सी बात है, फातिमा ने इस फैसले का जबरदस्त विरोध किया। तो अब हम आते हैं इस विवाद के बिल्कुल दिल में, फदक पर दो अलग अलग दावे। चलिए अब दोनों तरफ से पेश किए गए कानूनी और मजहबी तर्कों को ठीक से समझते हैं। फातिमा का पहला दावा एकदम सीधा और साफ था, ये जमीन मेरे पिता का दिया तोहफा है। इसके जवाब में खलीफा अबू बकर ने कहा कि उन्हें गवाह पेश करने होंगे, यानी अब साबित करने की जिम्मेदारी फातिमा पर थी। उन्होंने एक नहीं कई गवाह पेश भी किए, लेकिन एक एक करके सभी की गवाही को रद्द कर दिया गया। और जिन वजहों से गवाहों को खारिज किया गया वो भी काफी दिलचस्प हैं। अली, हसन और हुसैन, जो उनके पति और बेटे थे, उनकी गवाही इस बिना पर खारिज कर दी गई कि वो तो घर के लोग हैं, उनका तो स्वार्थ जुड़ा है। जबकि स्रोत याद दिलाते हैं कि कुरान ने इन्हीं लोगों को पाक यानी हर तरह की बुराई से दूर बताया है। फिर थीं अस्मा बिनते उमैस, जो खुद खलीफा अबू बकर की पत्नी थीं, उनकी गवाही भी नहीं मानी गई। और उम्मे अयमन, उनकी गवाही इसलिए नहीं मानी गई क्योंकि वो अरब नहीं थीं। लेखक के नजरिए से देखें तो ये सभी वजहें कानूनी तौर पर काफी कमजोर थीं। जब तोहफे वाला दावा खारिज हो गया तो फातिमा ने अपना दूसरा दावा पेश किया, जो पहले से भी ज्यादा बुनियादी था। अगर ये तोहफा नहीं है तो भी विरासत के हक से ये जमीन मेरी है। और इसके जवाब में अबू बकर ने एक हदीस पेश की जिसने इस पूरे मामले का रुख ही मोड़ दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने पैगंबर से सुना है, हम यानी नबियों का गिरोह अपनी कोई विरासत नहीं छोड़ते, हम जो कुछ भी पीछे छोड़ जाते हैं वो सदका होता है। और बस यहीं से ये मामला एक बड़ी धार्मिक और कानूनी बहस में बदल गया।
स्रोत के मुताबिक फातिमा ने इसके जवाब में एक जबरदस्त दलील दी। उन्होंने कहा कि ये एक अकेली हदीस तो खुद कुरान की आयतों के खिलाफ जा रही है। उन्होंने कुरान से ही मिसालें दी, जैसे और सुलेमान दाऊद के वारिस बने, या फिर जकरिया की दुआ कि उन्हें एक वारिस मिले। उनका सवाल बिल्कुल साफ था, एक अकेली हदीस जिसे किसी और ने सुना तक नहीं, वो कुरान के इतने सारे साफ साफ आदेशों को भला कैसे गलत साबित कर सकती है। तो आखिर इस सब का क्या मतलब निकाला जाए? चलिए अब इस कहानी के आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं और स्रोत के विश्लेषण को देखते हैं कि इस विवाद के पीछे असल वजह क्या थी और इसके नतीजे कितनी दूर तक गए। तो क्या ये पूरा मामला सिर्फ जमीन का था या इसके पीछे कुछ और भी था? स्रोत में बगदाद के एक शिक्षक का जिक्र है जिनकी कही बात चौंकाने वाली है। वो कहते हैं अगर वो आज उन्हें फदक दे देते तो वो कल आकर अपने पति के लिए खिलाफत का दावा कर देती और तब उनके पास मना करने का कोई बहाना नहीं बचता। मतलब ये इशारा है कि शायद ये फैसला कानूनी से ज्यादा सियासी था। तो आखिर में इस पूरे घटनाक्रम का असर क्या हुआ? स्रोत के मुताबिक इसके दो बहुत गहरे और दूर तक जाने वाले नतीजे निकले। पहला, इसने पैगंबर के परिवार के रुतबे को सार्वजनिक तौर पर कमजोर कर दिया, और दूसरा, इसने एक ऐसी मिसाल कायम कर दी कि एक शासक की बात या एक अकेली हदीस कुरान के साफ साफ लिखे हुक्म पर भी भारी पड़ सकती है। और फदक का यही मामला हमें आज भी एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाके खड़ा कर देता है। एक ऐसा सवाल जिस पर सदियों से बहस जारी है कि जब एक अकेली सुनी सुनाई रिवायत धर्म ग्रंथ के लिखे हुए और साफ शब्दों के सामने आ जाए तो क्या होता है, किसकी बात को आखिरी माना जाए।